मैं एक बार आपको बताऊं कि योगी इन डिमांड क्यों है। महाराष्ट्र में क्या योगी का ये दांव चलेगा? क्योंकि महाराष्ट्र में योगी की लगातार रैलियां कराने की बात कही जा रही है। वहां पर जगह जगह योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगा दिए गए हैं, उनमें लिखा हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे। अब ये वाला दांव क्या महाराष्ट्र में चलने वाला है? क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है, कई लोगों ने तो सीधे संपर्क किया है योगी आदित्यनाथ से कि वो उनके लिए आकर प्रचार करें, उनके लिए आकर रैलियां करें। योगी आदित्यनाथ क्या स्टार प्रचारक तो है ही, लेकिन क्या चुनावी रणनीति भी अब उनको देखकर उनके बयान के हिसाब से महाराष्ट्र में तय की जा रही है? मैं एक बार बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर जो खबर हमारे पास आ रही है कि बीजेपी और शिवसेना में सीटों को लेकर ऐसा लग रहा है कि एक सेटलमेंट हो गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, बीजेपी महाराष्ट्र में 288 सीटों में से तकरीबन 156 पर लड़ सकती है। और वहीं आपको बताएं कि शिवसेना के लिए भी अब ये सीट सेटलमेंट जरूरी है, क्योंकि 157 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है चुनाव, ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से। और एकनाथ शिंदे यानी कि शिवसेना 78 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, यह भी कहा जा रहा है। यानी सीटों का सेटलमेंट वहां पर होता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी बैठक महाविकास अघाड़ी की हो रही है, वहां पर सीटों का क्या तालमेल है? यूपी टू महाराष्ट्र, क्या सीटों को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों के बीच एक खटपट है? प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजपुंज जी शिवसेना शिंदे के नेता हैं। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। और संजय गुप्ता जी उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के नेता हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं प्रेम शुक्ला जी, जरा ये बता दीजिए, महाराष्ट्र में अभी खबरें आ रही हैं, ये सूत्रों के हवाले से है, मैं ये नहीं कह रही ये पुष्ट खबरें हैं, लेकिन एक सेटलमेंट शिवसेना और बीजेपी के बीच होना, ये आप लोगों के लिए इस वक्त जरूरी भी है? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो वो अलायंस को भी एक संदेश दे रहे हैं कि सीट को लेकर किसी तरह की कोई खटपट मत करिए, वरना वहां दूसरा वाला ना जीत जाए। सुचेता जी, कोई खटपट थी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में गठबंधन 1990 से है, 90, 95, 99, 2004, 9, 14 में हमारा गठबंधन टूटा तो 19 में फिर हो गया और 24 में हो रहा है। कभी हमारे दोनों के बीच में कोई सीटों के बंटवारे को लेकर खटपट नहीं हुई। एक बार खटपट हुई, हमारा गठबंधन अलग हुआ और शिवसेना ने ध्यान देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या, जो भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर लड़ती थी, लेकिन जब अलग लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी को सीटों की संख्या, जनता ने जो जनादेश दिया वो शिवसेना को दिया 63 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को दिया 124 सीटें। तो साफ साफ जनादेश जनता ने दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति 3 दशकों में सतत बढ़ती चली गई। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सुचरिता जी, वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर है। उस मीडिया सेंटर का उद्घाटन सप्ताह 10 दिन पहले हो गया और वहाँ जो है तीनों दलों के चुनाव चिन्ह साथ लगाए गए हैं। सीटों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा के कई दिन पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर में तीनों दलों का चुनाव चिन्ह लगाया जाना इस बात का संकेत और प्रमाण है कि तीनों दलों के बीच गठबंधन सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न होने की स्थिति में है। किसी भी बात को लेकर किसी के मन में किसी खटास की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी और एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस राहुल गांधी, इन तीनों के बीच में लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयान आ रहे हैं और वो बयान बता रहे हैं कि तीनों की स्थिति ठीक नहीं। श्रीमान संजय राउत ने जो नाना पटोले के लिए शब्दों का प्रयोग किया, नाना पटोले ने जिन शब्दों का प्रयोग श्रीमान संजय राउत के लिए किया, जिस तरह से श्रीमान शरद पवार जो है अपनी पार्टी के 3 मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी अब तक घोषित कर चुके हैं। पहले उन्होंने कहा सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री होने लायक है, उन्होंने कहा रोहित पवार मुख्यमंत्री होने लायक है, उन्होंने कहा जयंत पाटिल मुख्यमंत्री होने लायक है। श्रीमान संजय राउत और श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जो
शिवसेना के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। हाँ। इन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होने लायक है, और कांग्रेस के तमाम नेता कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होना चाहिए। मैं ये सवाल तो दूसरे खेमे के हैं प्रेम शुक्ला जी। मैं आपसे एक 10 सेकंड में एक 15 सेकंड और देंगी तो 15 सेकंड और देंगी तो मैं और आपको स्पष्ट कर देता हूँ। बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी सबसे अधिक सीटों पर लड़ी थी, विधानसभा चुनाव में भी सर्वाधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का लड़ना सुनिश्चित है। और उसके बाद जो है, आप सामने वाले खेमे में देखिए, शिवसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लोकसभा में, कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी थी और एनसीपी 10 सीटों पर लड़ी थी। ठीक है। अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि सबसे अधिक सीटों पर शिवसेना लड़ेगी या कांग्रेस लड़ेगी। तो आप साफ तौर पर दिखाई देता है किस तरफ गठबंधन। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, आप तो सीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत से बीजेपी के नेता कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनना चाहिए, और खुलकर कह रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे? ये वाला सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ, लेकिन उस पर मैं आऊंगी क्योंकि अभी मैं जरा एक बार मैं अपने दल के, लेकिन आधिकारिक स्टैंड किसी ने नहीं दिया है। अब सर, आधिकारिक स्टैंड क्या होता है? जब नेता अपने मन की बात बता रहे हैं, अब वो आधिकारिक है अनाधिकारिक है, पार्टी उससे किनारा कर लेती है, लेकिन मंशा तो क्लियर हो जाती है। अब मैं एक बार मैं जरा भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बार नाइट जी के पास जा रही हूँ। नाइट जी, ये जो बटोगे तो कटोगे वाला पोस्टर लग रहा है योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र में, अब ये क्या संकेत देने की कोशिश है? यूपी में भी, हरियाणा में कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे वाला संदेश चला गया, यूपी के उपचुनावों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, और अब कह रहे हैं महाराष्ट्र में भी ये चलेगा। आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, अगर आप इस बात की बात करें बटोगे तो कटोगे, तो मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया केंद्र सरकार को कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठन करें। अब ट्रस्ट का गठन करना था तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने ट्रस्ट गठन किया। उसमें जो भारत के मूलवासी हैं, और केवल भारत के मूलवासी, पिछड़े दलित आदिवासी, जिनकी आबादी 72% है, उनका प्रतिनिधित्व उनको काट दिया उसमें, और इसमें सारे जो 6% वाले उनको इसमें सदस्य बना दिया। मिश्रा जी सहित सब सदस्य बन गए 6% वाले, और जो मूलवासी थे उनको काट दिया। तो ये कटेंगे की पराकाष्ठा था, और बटेंगे की ये पराकाष्ठा हुई कि सब 6% वालों को उस ट्रस्ट में नामित कर दिया, पीडीए को एकदम काट दिया। तो ये काटने के पराकाष्ठा और बांटने के पराकाष्ठा जनमानस ने देख ली। इसी पराकाष्ठा को, बांटने और काटने के पराकाष्ठा को देखकर तो 2024 का लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में हाफ हो गई। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश की, और हमारा सहयोगी दल कांग्रेस 6 गुना बढ़ गया, और वहीं भाजपा का सहयोगी दल तो पूर्णतः साफ हो गया, भाजपा हाफ हो गई। अब आप देखिएगा, ये जो उपचुनाव भी होने वाले उत्तर प्रदेश में, हालांकि 10 सीटों पे उपचुनाव होने थे, लेकिन पीडीए से थर्रा कर अब 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें भी आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर जीतेगा। बीजेपी तो इतना थर्राई हुई है और इतना घबराई हुई है कि ये डुगडुगी लेकर इनके बड़े नेता बजा रहे हैं कि कोई उम्मीदवार मिल जाए इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी के नेता हाथ जोड़ रहे कि नहीं बाबा, हम बुरी तरह से हारेंगे, हम नहीं लड़ेंगे इन सीटों पर चुनाव। आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा अंतर से करहल में चुनाव हारेंगे, फिर मिल्कीपुर में चुनाव हारेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर पे कटेहरी पे चुनाव हारेंगे, चौथे नंबर पर कुंदरकी में ये चुनाव हारेंगे, फिर नहीं तो नाहिद जी, आप ये कह रही हैं कि यूपी के उपचुनाव भी हार रहे हैं, ये महाराष्ट्र भी हार रहे हैं, ये यूपी के उपचुनाव भी हार रहे हैं, ये महाराष्ट्र भी हार रहे हैं, और ये शायद झारखंड भी हार रहे हैं।